मित्रों, नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं प्रोफेसर अनुपम शर्मा, अध्यक्ष राजनीति विज्ञान एवं मानवाधिकार विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध हूँ। मित्रों, आज की हमारी चर्चा का विषय है लोक कल्याणकारी राज्य का मूल्यांकन। आज के इस व्याख्यान में जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है उसका विभिन्न दृष्टिकोणों से हम मूल्यांकन करेंगे। लेकिन मूल्यांकन करने से पूर्व जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है वो क्या है, उस पर मैं चर्चा करूंगी। लोक कल्याणकारी राज्य से जो तात्पर्य लिया जाता है या उसके अंतर्गत हम जिस चीज की बात करते हैं तो यह राज्य वह है जिसमें शासन की शक्ति का प्रयोग किसी एक वर्ग विशेष तक सीमित न होकर संपूर्ण जनता के लिए किया जाता है, तो उसे लोक कल्याणकारी राज्य कहा जाता है। अर्थात इस लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत राज्य के द्वारा जो भी सुविधाएं जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, जो भी कार्यक्रम जनता के लिए चलाए जाते हैं, उसमें समस्त जनता के लिए उन कार्यों को क्रियान्वित किया जाता है। तो इस प्रकार से यह जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है वह एक विस्तृत अवधारणा है जिसमें कि समस्त जनता के कल्याण का भाव निहित होता है और विशेषकर उन वर्गों के लिए, उन समुदायों के लिए जो कि स्वयं अपना मूलभूत आवश्यकताएं या जीवन की जो न्यूनतम आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे संदर्भों में जो राज्य है वह लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अंतर्गत उन वर्गों के जो विकास के लिए, कल्याण के लिए कार्य करता है, उन्हें जो मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध कराता है वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वो प्रारंभिक समय से ही या प्राचीन काल से ही विद्यमान रही है। वह चाहे हम भारतीय संदर्भों में बात करें या पाश्चात्य संदर्भों में बात करें, उनका जो स्वरूप रहा है उसमें राज्य को एक किसी प्रकार के संगठन के रूप में, नैतिक संगठन के रूप में राजा को इस प्रकार से कि जहां पर वह जनता के समस्त कल्याण की बात करता हो, उन संदर्भों में देखा जाता रहा है। परंतु जो लोक कल्याणकारी राज्य का स्वरूप या जिसका अगर हम कहें विकास हम आज देख रहे हैं, अगर हम उसकी चर्चा करते हैं तो वहां पर इस लोक कल्याणकारी राज्य का विकास जो है वह उस विचारधारा के विरुद्ध या उसके प्रतिक्रिया स्वरूप उभर कर सामने आया है जो पाश्चात्य देशों में 18वीं एवं 19वीं सदी में उभर कर आई थी। ये वो राजनीतिक व्यवस्था थी जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता को बहुत अधिक बल देते हुए, उस पर विशेष बल देते हुए जो राज्य है उसके कार्य क्षेत्रों को सीमित कर दिया था और जो लेसेस फेयर की नीति थी कि उसको अपनाते हुए राज्य के कार्य बहुत सीमित हो गए थे। तो उस राज्य के कार्य क्षेत्र के परिणाम स्वरूप जिस प्रकार की व्यवस्था उभर कर सामने आई थी वो व्यवस्था ऐसी थी जिसमें ओपन कंपटीशन है और जो सक्षम है, जो दक्ष है, वो उसमें और अधिक आगे बढ़ जाता है और जो कमजोर है उसकी स्थिति अपनी क्षमता से अधिक कार्य करने के उपरांत भी वह उन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाता है जो उसके लिए उपलब्ध होते हैं। इसी के पश्चात जो साम्यवादी व्यवस्था के परिणाम स्वरूप जो समाजवादी व्यवस्था उभर कर सामने आई जिसमें राज्य के कार्य बहुत अधिक बढ़ जाते हैं और राज्य का अगर हम कहें कि जो क्षेत्र है वो प्रत्येक क्षेत्र में, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में दिखलाई देता है, तो उस प्रकार की व्यवस्था थी। उन व्यवस्थाओं के परिणाम स्वरूप जो पूंजीवादी व्यवस्था है उनके द्वारा यह महसूस किया गया कि जो विद्यमान व्यवस्था है उसमें किस प्रकार के मौलिक परिवर्तन लाए जाएं जिनके परिणाम स्वरूप जो उभरती हुई व्यवस्थाएं हैं उनको एक सही दिशा प्रदान की जा सके। और उसी का परिणाम रहा कि जो लोक कल्याणकारी राज्य है वह एक इस प्रकार के राज्य के स्वरूप में उभर कर सामने आया जहां पर कि जो राज्य का कार्य क्षेत्र है, राज्य की जो
जो भूमिका है न तो वह व्यक्तिवाद की तरह बहुत सीमित है और ना ही वो समाजवाद की तरह बहुत विस्तृत है, जहां पर कि व्यक्ति की स्वयं की जो स्वतंत्रताएं हैं उन पर भी प्रतिबंध लग जाते हैं। तो एक ये बीच की अवधारणा है जो जहां पर राज्य के कार्य क्षेत्र को उन कल्याणकारी राज्यों तक आगे बढ़ाती है, समाज के उन वर्गों तक लेकर जाती है जो स्वयं उनका लाभ उठाने में सक्षम नहीं है। वहीं वह व्यक्तियों की स्वतंत्रता को भी सुरक्षित करती है, उनके अधिकारों को सुरक्षित करती है और उन्हें संवर्धित करती है। तो ये व्यवस्था उस प्रकार की है। लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था के अंतर्गत जो कार्य हैं उनमें जहां पर अनिवार्य कार्य तो किए ही जाते हैं, परंतु उसके साथ साथ उन लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार रूप प्रदान करने के लिए, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ इस प्रकार के ऐच्छिक कार्य भी किए जाते हैं जिनसे कि उन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। तो इस प्रकार से जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है ये है, जिसमें कि राज्य का जो मूलभूत उद्देश्य है वह है समस्त जनता का हित, जहां पर की जो जनता है उसका कल्याण हो सके, समस्त जनता का कल्याण, जिसमें जो लोग स्वयं करने में सक्षम नहीं है, न्यूनतम जीवन की आवश्यकताएं जिनकी हम बात करते हैं, रोटी है उसके पास है, भोजन है, वस्त्र है, आवास है, वो होना चाहिए। और वर्तमान संदर्भों में देखें तो शिक्षा और स्वास्थ्य भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, वो भी उसके होना चाहिए। तो इन संदर्भों में जो राज्य का कार्य क्षेत्र है वो बहुत सीमित है और राज्य का जो कार्य है वो जनता के सभी वर्गों के कल्याण की बात करता है, अर्थात समस्त जनता का कल्याण उसमें निहित है। तो इस प्रकार से यह जो अवधारणा है ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है और उसको विस्तार रूप प्रदान करती है। इन दृष्टिकोणों से, जिसमें कि राज्य का कार्य क्षेत्र बढ़ा हुआ है, राज्य जीवन के बहुत सारे क्षेत्रों में कल्याण के कार्य कर रहा है, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र है, सामाजिक क्षेत्र है, आर्थिक क्षेत्र है, उनमें कल्याण की बात कर रहा है। तो ऐसे स्थिति में विद्वानों का एक ऐसा हम कहें वर्ग है जो इस विचार के, जो ये विचार उभर कर सामने आया है, उन विचारों को आलोचना करता है, या जो तर्क उसके सकारात्मक पक्ष में दिए जाते हैं उनको वह नकारता है। नकारने के पीछे जो इनके प्रमुख तर्क हैं वो तर्क देते हैं कि ये जो राज्य की लोक कल्याणकारी अवधारणा है यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता को हनन कर लेती है, उसको सीमित कर देती है, उसका दायरा कर देती है, कम कर देती है। क्यों? क्योंकि जब राज्य का हस्तक्षेप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बढ़ जाएगा, जो कि हमने बात की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक कल्याण की जब हम बात करते हैं, तो इन कल्याण के परिणाम स्वरूप जो राज्य की भूमिका है वो व्यक्ति के उन सभी क्षेत्रों में आ जाती है, जीवन के हर पहलू को वो छूने लगती है। तो उसके परिणाम स्वरूप जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है वह बाधित होने लगती है। कल्याण के लिए राज्य के द्वारा जो भी चाहे वह निर्णय लिए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, उनके परिणाम स्वरूप जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है उसमें बाधा पहुंचती है, उसका हनन होता है और व्यक्ति स्वतंत्र रूप से उसके लिए जो व्यवस्थाएं होती हैं उनका लाभ नहीं उठा पाता। तो इन दृष्टिकोण से जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है उसकी आलोचना की जाती है। जो एक व्यवस्था होती है, जो सामाजिक व्यवस्था होती है, उसमें सरकार के साथ साथ बहुत सारे संगठन होते हैं, समुदाय होते हैं जो कार्य करते हैं। इन्हीं समुदायों में कुछ ऐसे ऐच्छिक समुदाय होते हैं या अगर हम कहें कि गैर सरकारी संगठन होते हैं जो जनता के कल्याण के लिए आगे बढ़कर कार्य करते रहते हैं। परंतु ये जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है उसके परिणाम स्वरूप जो परिस्थितियां बदलती हैं उसमें जब राज्य का इंटरफेयर या राज्य की भूमिका हर क्षेत्र में आ जाती है तो इन समुदायों की जो भूमिका है वो बहुत सीमित हो जाती है। तो ये जो समुदायों की भूमिका है जहां पर व्यक्तियों के समूह
अपने समाज में रहने वाले दूसरे व्यक्तियों के समूह के लिए आगे आकर उनको सहयोग करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं, उनके साथ मजबूती के साथ खड़े होते हैं, तो उनकी भूमिका सीमित हो जाती है। और अगर हम इसे दूसरे शब्दों में कहें तो वह अपनी भूमिका को, अपने जो उनकी पहल है उसको विड्रॉ कर लेते हैं और राज्य का हस्तक्षेप व्यक्ति के जो क्षेत्र हैं उनमें बढ़ता चला जाता है। तो इस प्रकार से जो ये भूमिका है, राज्य की भूमिका, वह ऐच्छिक या एनजीओ के रूप में जो काम करने वाले संगठन और समुदाय हैं उनके सीमा को, उनका जो भूमिका है उनको कुछ हद तक सीमित कर देती है। लोक कल्याणकारी राज्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि इसमें जो राज्य के द्वारा जो भी नीतियां बनाई जाती हैं, नियम बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, उनको लागू करने के लिए एक बड़े विशाल, अगर हम कहें एक विशाल नौकरशाही तंत्र की, प्रशासनिक संगठन की आवश्यकता होती है। तो ये जो प्रशासनिक संगठन होता है, जिसके द्वारा न केवल नीतियों के निर्माण में सहायता प्रदान की जाती है, बल्कि उसके साथ साथ जो नीतियों का क्रियान्वयन है, सरकार के द्वारा जो भी नीतियां बनाई जाएंगी, जो निर्णय लिए जाएंगे, उनको लागू करने के लिए एक विशाल संगठन जो स्थापित किया जाता है, तो कभी कभी उसकी जो भूमिका है वो इतनी बढ़ जाती है कि जनता को उस नौकरशाही का भय लगने लगता है कि वो जो एक समाज में एक व्यवस्था बनती है, उस व्यवस्था के परिणाम स्वरूप जो परिणाम निकल कर आते हैं, वहां पर नौकरशाही उस व्यवस्था में या प्रशासनिक व्यवस्था में उसकी जो भूमिका है वो और अधिक हो जाती है और बाकी जो कार्य हैं वो सीमित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो लोगों को एक डर बना रहता है वो इसकी भूमिका को लेकर है। जब सरकारी नीतियों के निर्माण की और क्रियान्वयन के लिए सरकारी संगठन बनते हैं, प्रशासनिक संगठन तैयार किए जाते हैं, तो उसी में उसके साथ साथ जो एक और तरफ से इसकी आलोचना होती है वह है कि बहुत ये खर्चीली प्रणाली हो जाती है। इसमें चूंकि अत्यधिक खर्च होता है, जो प्रशासनिक ढांचा उसमें लगा हुआ होता है, वो उसमें अधिकारी भी हैं, बाकी कार्मिक भी हैं, टॉप टू बॉटम उन नीतियों को लाने के लिए, क्रियान्वयन करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए जो एक व्यवस्था बनाई जाती है, जो प्रणाली विकसित की जाती है, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है, प्रशासकों की आवश्यकता होती है। उन्हें दक्ष भी होने चाहिए, उन्हें प्रशिक्षित भी होने चाहिए, वो जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है वो उसमें भी पारंगत होने चाहिए, जिससे कि वो सरकार के द्वारा जो भी नीतियां बनाई जाएं उनका बेहतर तरीके से क्रियान्वयन कर सके, उन्हें जनता के पास तक ले जा सकें। तो उसके लिए जो उस प्रशासनिक संगठन पर जो खर्च आता है तो वो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा हो जाता है। और इसी को जो स्पष्ट करने के लिए, इस खर्चीली पद्धति को स्पष्ट करने के लिए सीनेटर टॉपकिन ने जो कहा या उनके अनुसार जो उन्होंने परिभाषित किया है, उन्होंने कहा कि जो लोक कल्याण की नीति है यह राज्य को दिवालियेपन की ओर ले जाएगी। अर्थात उस धन खर्च को उन्होंने कहा कि ये इस सीमा तक हो जाता है कि राज्य जो है वो दिवालियेपन के कगार पर आ जाता है या उस तरफ ये व्यवस्था ले जाती है। निश्चित रूप से उन देशों में जो कि अभी अल्प विकसित देश हैं, विकासशील देश हैं, विकास की तरफ अग्रसर हैं, ऐसी स्थिति में जो एक धन का बड़ा हिस्सा लोक कल्याणकारी नीतियों के लिए, विकास के कार्यक्रमों के लिए खर्च किया जाना है, उस धन का एक बड़ा हिस्सा उस प्रशासनिक तंत्र पर खर्च होता है जो कि उन नीतियों का क्रियान्वयन करता है, उन्हें लागू कराने में सहायता प्रदान करता है। तो निश्चित रूप से उन देशों के लिए जिन देशों की अर्थव्यवस्थाएं छोटी हैं, उनके जो संसाधन हैं वो सीमित हैं, उनकी तुलना में जो विकसित देश हैं, क्योंकि विकसित देशों की अगर हम बात करें वो संसाधन के स्तर पर करें या उनकी जो आर्थिक विकास दर है उसकी हम बात करें, जीडीपी के हिसाब से हम बात करें, तो इन संदर्भों का जब हम विश्लेषण करते हैं तो यह निश्चित रूप से उन देशों के लिए जो छोटे देश हैं,
विकासशील देश हैं, अल्प विकसित देश हैं, विकास की तरफ अभी बढ़ रहे हैं, उस संक्रमणकालीन दौर से गुजर रहे हैं जहां पर कि विकास उनका लक्ष्य है। तो ऐसे राज्यों के लिए निश्चित रूप से ये पद्धति खर्चीली पद्धति साबित होती है, क्योंकि धन का एक बड़ा भाग उस पर खर्च हो जाता है। वहीं इसका दूसरा अगर एस्पेक्ट हम देखें वो ये भी है कि यदि इस प्रकार के प्रशासनिक तंत्र को खड़ा नहीं किया जाएगा, उसको नहीं मजबूती प्रदान की जाएगी, तो किस प्रकार से सरकार की नीतियां जनता तक पहुंचेंगी? क्योंकि नीतियों का निर्माण कर देना ही सरकार का उद्देश्य नहीं है, उन नीतियों को जनता तक पहुंचाना और उनका जो अपेक्षित परिणाम है उसे प्राप्त कर लेना वो महत्वपूर्ण होता है। तो इन संदर्भों में वो प्रशासनिक तंत्र की आवश्यकता बनी रहेगी। निश्चित रूप से इनिशियल स्टेज पर ये जो खर्च है ये बहुत अधिक महसूस होता है और नौकरशाही का भय भी अपने आप में एक बना रहता है कि क्योंकि जो प्रशासनिक तंत्र है वो कार्यक्रमों को या जो प्रक्रिया है उसको जटिल बनाता चला जाता है और उस जटिलता के परिणाम स्वरूप जो जनता की समस्या है वो जो उभर कर सामने आती है वो निश्चित रूप से उनके लिए कठिनाई पैदा करती है। सरकार के द्वारा जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं उनको प्राप्त करने में वह बाधक बनती है, परंतु इस सब के उपरांत भी जो चीज है वह है कि उस जनता का कल्याण तो है ही, लेकिन उससे पहले जो वो समाज का वह वर्ग जो अपनी शारीरिक क्षमता के आधार पर अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है, तो उन व्यक्तियों तक वो सुविधाएं वो आवश्यकताएं पहुंचा देना, भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित कर देना, उनके साथ साथ उनके लिए काम को सुनिश्चित कर देना, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार से जहां लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा एक निश्चित रूप से बहुत एक सकारात्मक परिवर्तन लाती है, वहीं इसकी कुछ बिंदुओं पर आलोचना भी की जाती है, परंतु दोनों पक्षों का मूल्यांकन करने के पश्चात ये भी स्पष्ट हो जाता है या ये भी हम कहें हमारे समक्ष निष्कर्ष निकल कर आ जाता है कि इन सारे नकारात्मक जो इसके बिंदु हैं या जो इसकी आलोचनाएं हैं उनके आधार पर लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। उसकी अपनी हम कहें स्वीकार्यता है और उसके अपने जो परिणाम हैं वो सकारात्मक रहे हैं। तो इसलिए जो इसकी आलोचनाएं हैं उनको किस प्रकार से उन नकारात्मक आलोचनाएं नकारात्मक पक्षों को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, जिससे कि लोक कल्याणकारी व्यवस्था का जब मूल्यांकन हो तो मूल्यांकन के आधार पर यह निश्चित रूप से रिजल्ट आ सके, परिणाम निकल कर आ सके कि ये जो व्यवस्था है किस प्रकार से यह लोगों को उनके जीवन स्तर को उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक सिद्ध हो रही है और लोगों को मजबूती प्रदान कर रही है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।